ये सवाल देखो, ये है क्लासिक जेई एडवांस लेवल कंस्ट्रेंट मोशन प्रॉब्लम। और अगर ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आया तो 90% स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि इसे तो छोड़ना ही है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये सवाल या ऐसा कोई भी कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल तुम विद इन 2-3 मिनट सॉल्व कर सकते हो, तो क्या तुम इस बात पर बिलीव करोगे? देखो यार, कंस्ट्रेंट मोशन फिजिक्स के उन टॉपिक में से एक है जिनसे जनरली बच्चों को काफी डर लगता है। और मुझे भी अपने टाइम पे इस टॉपिक से और ऐसे बहुत से टॉपिक से काफी डर लगता था। तो इसीलिए मैंने ये फिजिक्स सॉर्टेड सीरीज स्टार्ट की है कि इस तरह के डरावने टॉपिक्स को हम साथ में मिलकर के काफी इजी बनाने वाले हैं। देखो, आसान कंस्ट्रेंट मोशन प्रॉब्लम्स में भी तुम आराम से फील करके बता सकते हो कि अगर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन तुम्हें पता है तो दूसरे के बारे में तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर तुम्हें इसका एक्सेलरेशन पता है तो तुम एक पुली का एक्सेलरेशन बता सकते हो इस तरीके से। वो भी मैं तुम्हें अभी आगे दिखाऊंगा, जो जनरली तुम्हें मैक्सिमम लोग बताते हैं कि इस तरीके से कर लो। बट ये फील तुम्हारी फेल हो जाएगी जब तुम्हें एक से ज्यादा मूवेबल पुली देखने को मिलेगा, जो कि तुम्हें इस सवाल में देखने को मिल रहा है। ये एक मूवेबल पुली है, ये दूसरा मूवेबल पुली है। तो अगर इस तरह का केस हो गया तो हम इस तरीके से फील से नहीं जा सकते, तो हमें चाहिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम। और एक सिस्टम एक बार बन गया तो उससे तुम ये सवाल, इससे इजी सवाल तो डेफिनेटली हो ही जाएंगे, और इससे टफ भी कैसा भी सवाल हो कंस्ट्रेंट मोशन का तुम इजीली कर पाओगे। तो आज मैं यानी कि तुम्हारा नकुल भैया तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ यही सिस्टम बनाने के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो देखो यार, सबसे पहले समझते हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब बेसिकली होता है जब किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा हो, यानी कि वो एकदम फ्री टू मूव ना हो। अभी तुम देख सकते हो। और इसी में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होती है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और एक होता है वेज कंस्ट्रेंट। तो आई होप तुमने, अगर तुम किसी कोचिंग वगैरह से रेगुलर पढ़ रहे हो तो तुमने पढ़ा भी होगा कि ये क्या होते हैं, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें एकदम डिटेल में समझाऊंगा अभी। पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, हम इसमें से एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक ब्लॉक हो गया, इसका मास है m1। ये दूसरा ब्लॉक हो गया, इसका मास है m2। ये लेट से एक फ्लोर है, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर लगा देते हैं एक पुली, ठीक है। ये अपनी बन गई पुली, ठीक है। ये हो गया एक पुली, ठीक है। अब ये इधर से ऐसे गया और यहाँ से ये इस तरीके से लटका। और एक ब्लॉक यहाँ पर और लगा देते हैं, ये रहा ब्लॉक m3। तो अपना पूरा सिस्टम बन गया, ठीक है। एक मिनट जरा इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर दें, हाँ ठीक है। अब देखो, ये हमारा एक सिस्टम हो गया, ठीक है। अब लेट से ये ब्लॉक, ये सिस्टम कुछ मूव करेगा कुछ भी, अगर मैं इसको ऐसे ही जस्ट छोड़ता हूँ तो होगा क्या कि ये जो अपना m3 वाला ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लगेगा, इसका वेट m3g, है ना। यहाँ पर इस पर लग रहा होगा लेट से कुछ टेंशन T1 बोल देता हूँ, ठीक है अभी के लिए। अब मैं यहाँ पर एक चीज मान रहा हूँ कि रोप जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो उस केस में पूरे रोप पर टेंशन सेम रहेगा और इसका मास नहीं है रोप का। ये मैं भी तुम्हें बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी मान लो कि सेम ही है, तो यहाँ पर भी T1 लगेगा, ठीक है, इस ब्लॉक पर भी। ओके, T1 लगेगा। और इसके अलावा इस पर जो और फोर्स लग रहे होंगे, जैसे अब ये वाले पर एक इसका यहाँ पे m2g लग रहा होगा, इधर एक n2 लग रहा होगा लेट से, ठीक है। सिमिलरली ये वाले का एक m1g लग रहा होगा, ठीक है। इन फोर्सेस वैसे अपने को मतलब नहीं हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस आउट ही हो जाएंगी, n1 हो गया। और यहाँ पर कुछ टेंशन लग रहा होगा, लेट से इसको मैं बोल देता हूँ T2। और यही T2 बनेगा इधर, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम FBD बना सकते हो इन तीनों का ही। बट इसके बाद जब तुम आगे इस क्वेश्चन को, अगर इसको मैं तुम्हें बोलूँ कि सबके एक्सेलरेशन वगैरह बताओ, सॉल्व करने जाओगे, तो तुम्हें एक प्रॉब्लम आएगी। देखो क्या है ना, प्रॉब्लम ये आएगी कि एक सेकेंड, कलर थोड़ा सा बदलते हैं, है ना। लेट से कि इसका एक्सेलरेशन मैं बोलता हूँ कुछ A3 है, इसका A2 है, इसका A1 है। तो अब तुम्हारे पास बनेंगे बेसिकली, यहाँ पर देखोगे तो एक, दो, तीन, है ना। और टेंशन एक वेरिएबल बनेगा चार, और अगर दोनों में टेंशन अलग अलग होगी तो पांच, ठीक है। वो अभी तुम देखोगे अलग होगी या नहीं, ठीक है। तो चार पांच वेरिएबल यहाँ पर तुम्हारे बन रहे हैं और इक्वेशन तुम तीन ही बना पाओगे, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए होती है, वो कहाँ से आएगी? कंस्ट्रेंट रिलेशन से। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये फ्री टू मूव नहीं है। बेसिकली अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा तो इस पर मैंने अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी लगाई है तो ये इस टेंशन की वजह से इधर से आगे बढ़ेगा, फिर ये भी मूव करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये मूव कर जाए और ये रुका रहे। ये मूव करेगा तो इसको भी मूव करना ही पड़ेगा, तो इसी को बोल देते हैं कंस्ट्रेंट, कि अगर ये मूव करेगा तो इसको करना ही पड़ेगा। तो अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो उसी के लिए हम एक सिस्टम बनाने वाले हैं जिसको हम आगे टफ क्वेश्चंस को को सॉल्व करने के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, करेंगे क्या हम, एक चीज समझो कि मैं इस रोप की बात करता हूँ। लेट से ये जो M2 से M3 को कनेक्ट करने वाली ये जो रोप है, ध्यान से देखना, हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाली रोप है ना, इस रोप की बात करते हैं, ठीक है। लेट से ये जो मैं इस पॉइंट को मतलब अपना ऑब्जर्वर मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं बैठ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखूँ तो स्ट्रिंग की जो नीचे लेंथ लटक रही है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। लेट से मैं बोलता हूँ इसको y, डन। और ये वाली लेंथ को जो इधर ऊपर है इसको मैं बोल देता हूँ x,
ठीक है। अब ये बताओ, अगर ये नीचे जाएगा, है ना, अगर ये ब्लॉक नीचे गिरना चालू करेगा तो ये वाई बढ़ना चालू करेगा। ठीक है, वाई बढ़ेगा तो ये एक्स घटेगा क्योंकि ये लेंथ कम होती जाएगी, है ना। बट एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बोलो क्या? कांस्टेंट ये रहेगा कि देखो ये जो एक्स प्लस वाई है ये तो इस रोप की लेंथ है। अगर ये रोप फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब एक्सटेंसिबल नहीं है, उसकी लेंथ कांस्टेंट है, मतलब कोई वैसे वो इलास्टिक टाइप की नहीं है, ठीक है, तो ये रोप की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमेशा इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, यानी कि एक्स प्लस वाई हमेशा ही क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर x प्लस वाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा dx बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? ठीक है, बट एक चीज समझो, अगर y बढ़ेगा तो x घटेगा, है ना। समझे बात को? अगर y बढ़ेगा तो x घटेगा, है ना। तो मुझे यहाँ पर एक माइनस लगाना पड़ेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बेसिकली पहले मैंने क्या किया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा, फिर मैंने डिफरेंशिएट किया। अब मैं ये देख लूंगा कि जो बढ़ रहा है उसको मैं पॉजिटिव के साथ रखूं और जो घट रहा है उसको मैं नेगेटिव के साथ रखूं। तो मुझे दिख रहा है कि वाई बढ़ रहा है तो उसको मैंने पॉजिटिव ही रखा, और एक्स घट रहा है तो मैंने वहां पर एक नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, ये करने से होगा क्या, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई बाई डी टी जो है वो बराबर हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी के। और डी वाई बाई डी टी क्या होता है भाई? ध्यान से देखो, वो बेसिकली इस ब्लॉक की वेलोसिटी नहीं हो जाएगी जिस स्पीड से ये नीचे, मतलब इसका ये जो पोजीशन का चेंज है यही तो ये बता रहा है डी वाई बाई डी टी। तो बेसिकली वो इसकी वेलोसिटी यानी कि वी थ्री बोल सकता हूँ मैं। तो डी वाई बाई डी टी कुछ और नहीं है, बस सिंपली है वी थ्री। और ये जो डी एक्स बाई डी टी है ये क्या है? ये सिंपली इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि ये लेंथ जिस हिसाब से चेंज हो रही है। इसको मैं बोल लेता हूँ वी टू। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा वी थ्री बराबर हो गया वी टू के। समझे बात को? वी थ्री बराबर हो गया वी टू के। सिमिलरली अब मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, डी वी थ्री बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी टू बाई डी टू। सिंपल, है ना। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा ए थ्री इज इक्वल टू ए टू। तो इस तरीके से मैंने इन दोनों के एक्सेलरेशन में एक रिलेशन निकाल लिया, ए थ्री इक्वल टू ए टू। सिमिलरली मैं इन दोनों के एक्सेलरेशन का रिलेशन बता सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से मेरी जो ये दो टेंशन टी वन टी टू आ गई थी, इनको एलिमिनेट करने के लिए मैंने दो इक्वेशन लिख ली थ्रू कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, तो अब मेरे पास क्वेश्चन सॉल्वेबल बन गया। तो बस कुल मिला के बात यह है कि इसका मोशन कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ, कि ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा, और ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा, यानी कि ये इससे कंस्ट्रेंट है। ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, पहली चीज। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थ्रू एन इक्वेशन। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, बस मैंने ये बात पकड़ी। तो मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू कांस्टेंट, फिर डिफरेंशिएट करूंगा और इस तरीके से हम कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, ये इसके केस में हो गया। सिमिलरली इसको बोल सकते हो, ये लेंथ को कुछ मान लो टी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये तुम बोल सकते हो कि ये ए वन ए टू बराबर होगा, ये तुम्हें आगे मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही होता है। अब देखो मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ, बट इसके लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, हमेशा ये चीज वैलिड नहीं होगी। ठीक है, कब वैलिड होगी? जब तुम्हारी ये पुली ये आइडियल हो, और ये जो रोप्स है तुम्हारी जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं ये भी आइडियल हो। यानी कि कंस्ट्रेंट मोशन लगाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, कि पुली जो है तुम्हारी वो आइडियल हो, एज वेल एज तुम्हारी जो रोप है वो भी आइडियल हो, या स्ट्रिंग है वो भी आइडियल हो। स्ट्रिंग लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आइडियल का मतलब क्या हुआ यार, एक एक करके समझते हैं। पहले आइडियल स्ट्रिंग की बात करते हैं कि आइडियल स्ट्रिंग एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, लिख सकते हो आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग कुछ नहीं होता, एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जो कि होगी इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, यानी कि उसको हम खींच विच नहीं सकते, वो रबर, वो उस तरीके इलास्टिक वाली नहीं है कि खींचा तो उसकी लेंथ बढ़ गई, उसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, पहली चीज। इनएक्सटेंसिबल, है ना। और दूसरी चीज होगी कि मासलेस, है ना, यानी कि मास ऑफ रोप इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्यों बोला हमने, इस बात को समझना। ये तुमने शायद देखा होगा, ठीक है, कि अगर मैंने इस तरीके की एक रोप बनाई है, ठीक है, और अगर इस रोप का कुछ मास है, लेट से 100 किलो, है ना, और लेट से ये कितने कुछ मैं मान लेता हूँ 10 मीटर की है, ठीक है, इस तरीके की। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यहाँ से 3 मीटर नीचे का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेंशन बताओ, तो तुम वही करोगे कि जो जितना वेट नीचे लटक रहा है ना, उसी के बराबर इधर ऊपर की तरफ टेंशन होगा, तभी तो ये रोप रुकी रहेगी। तो तुम ये सारी चीजें करते हो, ठीक है। बट अगर ये मासलेस है, तो अगर तुम इस तरीके से देखोगे ना, तो इस पॉइंट का टेंशन, 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 हर पॉइंट का टेंशन तुम्हें डिफरेंट मिलेगा। बट यहाँ पर देखो, हमने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने एक चीज मानी कि अगर यहाँ पर टेंशन T1 था, तो यहाँ पर भी T1 था, पूरी रोप पे हमने सेम टेंशन माना। वो कब होगा? जब ये रोप जो है मासलेस होगी।
अगर ये मासलेस होगी तो तुम अगर एक रोप बना दो तो इसके इस पॉइंट पर, 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 हर जगह पर टेंशन सेम होगा, है ना। तो मासलेस क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मासलेस होगा तभी टेंशन जो है सेम एट ऑल पॉइंट्स, सेम एट ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट पर टेंशन सेम तभी होगी जब ये मासलेस होगा। अगर ये मास वाला हुआ तो तुम देख ही सकते हो, ये क्वेश्चन तुमने बेसिकली किया होगा, अगर तुम रेगुलरली फिजिक्स पढ़ रहे हो तो तुमने किया ही होगा कि बेसिकली अगर इस तरीके की एक रोप है, तो अगर मैं यहाँ से किसी एक ये अगर ये मास वाली रोप है, लेट से वही 100 kg का मास, 10 मीटर की रोप, तो यहाँ पर मैं टेंशन निकालूंगा, अलग आएगी, यहाँ पर अलग आएगी, यहाँ पर अलग आएगी। वो क्यों अलग अलग आएगी? क्योंकि जितना वेट उसके नीचे लटक रहा होगा उसी को बैलेंस कर रही होगी वो टेंशन। लेट से अगर यहाँ से ये मैं 3 मीटर पर जो मैं बोल रहा था तुमसे, तो नीचे 7 मीटर लटक रहा होगा, और अगर इसका लैम्डा कांस्टेंट है, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ हर समय कांस्टेंट है, तो यानी कि नीचे जिस हिसाब से लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है उस हिसाब से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नीचे अगर 7 मीटर है, यानी कि अगर 10 मीटर का मास 100 किलो है, तो 7 मीटर का मास 70 किलो होगा। तो नीचे 70 किलो लटक रहा है, तो इस पॉइंट की टेंशन होगी 70 न्यूटन, है ना। क्योंकि 70 किलो लटक लटक रहा है, तो मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 10 मान लो तो 700 न्यूटन, तो इस पॉइंट की टेंशन होगी 700 न्यूटन। ठीक है। सिमिलरली इससे नीचे अगर मैं 4 पे चला जाऊं तो 600 न्यूटन हो जाएगी, और ऐसे हर पॉइंट की डिफरेंट होगी। बट हमें चाहिए कि हर पॉइंट की टेंशन सेम हो, तभी हम कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशंस को लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम ये एजम्पशन मानते हैं कि रोप जो है वो हमारी मासलेस है, उसका कोई मास नहीं है। तो इसलिए कोई भी चीज़ हवा में नहीं है, इसको रटने की कोशिश मत करना कि ये कंडीशंस क्यों है, ये मैंने तुम्हें समझा दी कि क्यों। और इन एक्सटेंसिबल भी समझ ही गए होगे कि हमने इसका बेसिस ही यही था यार कि एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर एक्स प्लस वाई अगर मान लो ये खींचने लग गई, तो एक्स प्लस वाई प्लस वो जो खिंचाव आया वो भी एक्स्ट्रा हो जाएगा स्प्रिंग की तरह। तब तो तुम लिख ही नहीं सकते ना कि एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट है। तो अगेन ये चीज़ भी जरूरी है। तो ये हो गई तुम्हारी आइडियल स्ट्रिंग। अब बात करते हैं आइडियल पुली की, कि आइडियल पुली क्या होता है ना। एक एक करके आराम आराम से एकदम समझेंगे, ठीक है। एकदम दिमाग में बैठना चाहिए कॉन्सेप्ट। चलो आइडियल पुली की बात करते हैं। आइडियल पुली, है ना। अगेन मास ऑफ पुली इज इक्वल टू 0, है ना, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है कि फ्रिक्शनलेस, मतलब इसका कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एक करके समझाता हूँ क्या। चलो लेट्स से हमारी पुली है, ठीक है। एक सेकेंड। ये हमारी पुली है, एक धागा आया जो इधर से लटक रहा है, ठीक है। इसके ऊपर से ऐसे घूमा और फिर इधर से नीचे लटक रहा है। चलो भाई, है ना, ये सीधा सीधा ही है, ठीक है। इधर मैं मान लेता हूँ लेट से कुछ टेंशन है T1, और इधर टेंशन है लेट से T2। तो दोनों तरफ मैंने टेंशन अलग अलग मान ली है, ठीक है, फिलहाल के लिए। अभी तुम एक चीज गौर करना कि ऊपर जो हमने अभी क्वेश्चन पे यहाँ पे जो सॉल्व किया, यहाँ पर भी हमने एक चीज मानी कि अगर ये T1 है तो ये भी T1 है, मतलब यहाँ पर भी T1 है और यहाँ पर भी T1 है, यानी कि पुली के दोनों साइड हमने सेम टेंशन मानी है। बट सेम कब होगी? क्या हमेशा होगी? नहीं, आइडियल पुली के केस में होगी। तो देखो आइडियल पुली में ऐसा क्या खास होता है। पहली चीज कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, समझे बात को। यानी कि ये जो रोप है ये इसके ऊपर फ्रीली ऐसे स्लाइड कर रही है। अगर ये फ्रिक्शन होता तो ये इसको ही रोटेट कर देती, बट ये रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन नहीं है। चलो पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये दोनों टेंशन है ना। अभी तुमने शायद रोटेशन ना पढ़ा, अगर पढ़ा होगा तो तुम इस चीज को बहुत इजीली समझ जाओगे। बट अगर नहीं पढ़ा है तो भी तुम्हें मैं बता देता हूँ, जब रोटेशन पढ़ लोगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। जैसे तुम फोर्स की इक्वेशन पढ़ते हो ना, F=ma, है ना। ऐसे ही टॉर्क होता है। टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि अगर जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतनी ज्यादा तेजी से ये रोटेट करेगा, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू होती है बराबर आई अल्फा, है ना, जिसमें अल्फा तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा, काइनेमेटिक्स में पढ़ा देते हैं। और आई होगा तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और इस पुली की बात करें तो ये पुली एक डिस्क है। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr² बाई 2, जिसमें m इसका मास हो गया, r इसका रेडियस हो गया, और बाकी तो कुछ है नहीं, ठीक है, यही है। ओके। तो हम लिखते हैं कि नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा, है ना। तो अब एक बात समझो, मैं इनमें से कोई एक को ज्यादा मान लेता हूँ, लेट से T2 ज्यादा है, ठीक है, T2 को ज्यादा मान लेते हैं। अगर T2 ज्यादा होगा तो ये इस तरफ रोटेट करना चाहेगा, ऐसे ऐसे घूमना चाहेगा, ठीक है भाई। तो इसका टॉर्क कितना होगा T2 का? तो टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है, अभी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। टॉर्क मतलब होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स कितने की हुई भाई? इस T2 के लिए लिखें तो T2 हो गई, और डिस्टेंस कितना हुआ? ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होगा, ठीक है। अब ये वाले का टॉर्क लिखो। इसके बाद क्या इसको प्लस करूं या माइनस करूं? माइनस करूंगा, क्योंकि देखो अगर जैसे तुम ब्लॉक के केस में देखते थे, अगर एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर है तो इसको प्लस तो इसको माइनस लेते थे ना, क्योंकि ये इधर खींचना चाह रहा है, इधर खींचना चाह रहा है। सिमिलरली ये इसको इधर ऐसे घुमाना चाह रहा है और ये इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो ये माइनस होगा, ठीक है।
ये चीजें तुम्हें बहुत आसान लगती हैं अगर तुमने रोटेशन पढ़ा हुआ है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम तरीके से। ठीक है, माइनस हो जाएगा तुम्हारा T1R। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, आई अल्फा के, है ना। अब एक बात समझो, अगर तुम्हारा ये आई कुछ नॉन जीरो वैल्यू हो गया, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि ये T2 T1 बराबर हो। समझे बात को, कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हो। ये दोनों बराबर कब होंगे, है ना, अगर ये दोनों बराबर हो गए, अगर T2 बराबर T1 हो गए, तो इसका मतलब ये वाला पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो T2R माइनस T1R बराबर है। ठीक है, तो ये जीरो कब होगा, या तो ये अल्फा जीरो हो, है ना, जरूरी नहीं है हमेशा अल्फा जीरो हो, तो हम बोल देते हैं आई जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आई जीरो हो जाए तो तुम्हारा T2 = T1 हो जाएगा, जो हम आइडियल पुली के केस में मानते हैं कि पुली के दोनों तरफ की टेंशन सेम है ना। तो आइडियल पुली हम तब मानते हैं जब दोनों तरफ की टेंशन सेम है। ठीक है, वो कब होगा, जब T2 बराबर ये जब T2 बराबर T1 कब होगा, जब आई जीरो हो जाए। आई क्या था भाई, mr²/2, ये जीरो हो जाए। रेडियस नॉन जीरो दिख रहा है, इसका मतलब m जीरो हो जाए। अगर इसका मास नहीं होगा पुली का, ठीक है, देखना ध्यान से, इसका मास अगर नहीं होगा, इसका मतलब इसका आई नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, इसका मतलब T2 और T1 बराबर होगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि मासलेस पुली है। ठीक है, तो मासलेस क्यों है अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ताकि दोनों तरफ टेंशन बराबर हो जाए। तो अब दो चीजें हमें समझ में आई, पहले तो आइडियल स्ट्रिंग आइडियल पुली क्या होते हैं, फिर हमें एक चीज समझ में आएगी, अगर एक पुली है, ये आइडियल है अगर, है ना, तो अगर इसके इधर और इधर दो धागे लटके हैं, तो इधर अगर टेंशन टी है तो इधर भी टेंशन टी होगी। ये सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है फिगर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे स्ट्रिंग जा रही हो इस पे, तो इधर टेंशन टी है तो इधर भी टेंशन टी होगी। ठीक है, या फिर ये फिगर कुछ ऐसा सा भी दिख सकता है तुम्हें, ये रहा, जैसा अभी हमने ऊपर बनाया था, ऐसे आके ऐसे स्ट्रिंग चली गई, तो इधर टेंशन टी है तो इधर भी टेंशन टी है। ठीक है, हर पॉइंट पर टेंशन सेम है, पुली को पास कर दिया तो भी हर पॉइंट पर टेंशन सेम है। और बाकी आइडियल स्ट्रिंग है, अगर ये आइडियल स्ट्रिंग है तो इसके हर पॉइंट पर यहाँ 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 हर पॉइंट पर टेंशन सेम है। आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। आइडियल पुली क्या होता है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो आई होप अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा इसकी कंडीशन। अब इसको हम प्रॉब्लम्स में अप्लाई कैसे करते हैं, जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, और अल्टीमेटली हम अपनी वाली प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ। चलो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो ये रहा, अब इसके लिए हमें कंस्ट्रेंट लिखना है, यानी कि ए और ए बी इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन के बीच का अपने को रिलेशन बताना है। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ वो फील वाला मेथड, जिसकी मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बात कर रहा था। ठीक है, और देख लेना इस केस में तुम इसको कर लोगे, क्योंकि इजी है, इसमें मूवेबल पुली बस तुम्हारे पास एक यही वाली है। ठीक है, तो इसमें तुम आराम से लिख लोगे। बट आगे जितनी जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ेगी, इस मेथड में तुम्हें परेशानी ही होगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपना मेथड बताऊंगा जो मैं तुम्हें पहले बात कर रहा था। ठीक है, पहले फील वाले मेथड को समझ लेते हैं। ठीक है, लेट से मैंने इसको छोड़ा, है ना, चलो, लेट से मैंने इसको छोड़ा, तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ कि ये जो ए वाला ब्लॉक है ये ऊपर गया या नीचे गया। मैं लेट से अभी मान लेता हूँ ये ऊपर गया। ठीक है, ये यहाँ से ऊपर गया, एक्स दूरी ऊपर चला गया। ठीक है, एक्स दूरी ऊपर चला गया, यानी कि ये स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ आ गई, ये खींचा होगा, तो फिर ये वाला जो पुली है तुम्हारा, ये यहाँ से एक्स नीचे चला गया होगा। ठीक है, ये पुली यहाँ से एक्स नीचे चला गया होगा। ठीक है, ये पॉइंट लेट से, अब अगर ये पुली एक्स नीचे गया है, ध्यान से देखना, ये पुली एक यहाँ आ गया है अगर, तो कितनी लेंथ फ्री हुई है, इतनी पूरी स्ट्रिंग की लेंथ फ्री हुई है। कितनी लेंथ है ये, 2x हो जाएगी ना, उसकी डबल, क्योंकि इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो 2x लेंथ यहाँ से स्लैक करी है, फ्री हुई है, तो वो जो 2x फ्री हुई है वो क्या होगा, वो पूरे के पूरे इस ब्लॉक को 2x नीचे ले जाएगी। समझे, तो सब चीजें समझ में आ जाएगा कि ये ब्लॉक किसका मतलब है 2x नीचे गया है। एक बार फिर से समझाता हूँ, इस ब्लॉक को मैंने माना ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर कितना गया, एक्स। ठीक है भाई, ये एक्स ऊपर गया, तो ये पुली जो है ये भी यहाँ से एक्स नीचे आएगा, लेट से कुछ इस पोजीशन पर आ गया एक्स नीचे। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ गया। ठीक है, एक्स नीचे आ गया। अब होगा क्या कि ये जो स्ट्रिंग की लेंथ थी, यहाँ से ये जो पूरी लेंथ इस पे स्ट्रिंग पे लपटी हुई थी, ये पूरी यहाँ से ऐसे नीचे लटक गई। ठीक है, तो कितनी लेंथ लटकी, अगर ये नीचे आया पुली एक्स लेंथ नीचे आया, तो लेंथ कितनी नीचे लटक गई, 2x लेंथ नीचे लटक गई। ठीक है, तो वो जो 2x लेंथ नीचे लटकी उसी वजह से ये ब्लॉक 2x नीचे चला गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2x। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि अगर हमारा ये ए, देखो ये अगर x नीचे गया है ना, ए जो है ये अगर x नीचे गया, कहाँ लिख लेता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ए अगर जो है तुम्हारा x नीचे गया, तो बी तुम्हारा कितना नीचे गया 2x। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर दूं, तो ए की वेलोसिटी अगर v है तो बी की वेलोसिटी है 2v, और ऐसे ही अगर ए का एक्सेलरेशन a है तो बी का एक्सेलरेशन है 2a। समझे बात, तो इनके बीच का रिलेशन आ गया। अगर इसको मैं बोल दूं ए तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए बी इक्वल टू 2a। ये एक रिलेशन मुझे मिल गया थ्रू दिस कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब मैं तुम्हें अपना वाला तरीका बताता हूँ, जो कि स्टैंडर्ड तरीका है, जिसको तुम मैक्सिमम मल्टीपल पुलिस के केस में इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किसी एक स्टैंड ऐसे पुली को पकड़ो
जो कि रुका हुआ है, लाइक ये मूवेबल पुली है, इसकी बात नहीं कर रहा, जो रुका हुआ स्टेशनरी पुली है, कोई एक ऐसा पुली पकड़ लो। अब हमारे केस में यहाँ पर एक ही पुली है ऐसा, तो हम उसी को पकड़ेंगे। लेट से मैं इस पर यहाँ पर आकर के बैठ गया, ठीक। अब यहाँ से मैं सारे लेंथ लिखूंगा। लेट से इस लेंथ को मैं बोलता हूँ कुछ एक्स से, ठीक है। इस लेंथ को मैं बोलता हूँ, इस पुली की डिस्टेंस को एक्स पी, और इसको मैं बोलता हूँ लेट से एक्स बी, ठीक है, बस। और एक और ये ग्राउंड तक की ये जो फिक्स लेंथ है ये, तो ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ एक्स नॉट। सारे लेंथ मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख ली, समझे ध्यान से। ये वाली लेंथ हो गई एक्स ए, ठीक है। ये वाली लेंथ हो गई एक्स पी, ठीक है। बी की लेंथ यहाँ से हो गई एक्स बी, ये वाली। और ये तो फिक्स डिस्टेंस है, ये दोनों फिक्स के बीच में, ये होगा एक्स नॉट। समझ में आई बात? चलो, अब बस कुछ नहीं करना। जब मैंने ये सारी चीजें लिख ली, मुझे पहले पहली स्ट्रिंग पर आना है। पहली स्ट्रिंग कौन सी है भाई? ये वाली, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रही हमारी पहली स्ट्रिंग, ठीक है भाई। तो पहली स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वन के लिए मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड टू। मेथड टू में मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग वन की। स्ट्रिंग वन के लिए मैं बोलूंगा वही चीज जो मैंने तुम्हें ऊपर एकदम इनिशियल एग्जांपल में समझाई थी, कि लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो लेंथ लिखते हैं स्ट्रिंग की। तो पहला होगा ये एक्स ए, ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या लिखा, तो मैं बता रहा हूँ। एक्स से ये लेंथ है, एक्स पी ये लेंथ है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाली नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। इसको तुम इसकी जगह ऐसे मान सकते हो कि ये यहाँ पर था, ठीक है। तो ये यहाँ पर मान लो, ये जो मैंने रोका हुआ है, तो इसको एक्स से इसको एक्स पी कर दोगे, ठीक है, वही चीज़ है। समझे बात को? ये यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर बैठे हैं, तो ये एक्स से हो जाएगा, ये एक्स पी हो जाएगा, ठीक है। एक्स ए प्लस एक्स पी की लेंथ होगी इस रोप की, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और ये मिला करके होगी कांस्टेंट, क्योंकि रोप की लेंथ चेंज हो नहीं सकती। ओके भाई, डिफरेंशिएट कर दो। तो लिखोगे डी एक्स। अब देखना पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट करते वक्त कि कौन सा इंक्रीज कर रहा है, कौन सा डिक्रीज। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऊपर चढ़ता हुआ मान रहा हूँ, ठीक है, ऊपर चढ़ता हुआ मान रहा हूँ, तो मेरा एक्स से जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा माइनस डी एक्स ए बाई डी टी, ठीक है, प्लस ये पी बढ़ेगा फिर, डी एक्स पी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वी पी इज इक्वल टू वी ए, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ। और सिमिलरली ए पी इक्वल टू ए। ये मेरे पास एक रिलेशन आया इस ए ब्लॉक का विद दिस पुली। कोई नहीं भाई, हमें तो ए और बी के बीच का रिलेशन चाहिए। अब क्या करें? तो हमारे पास एक स्ट्रिंग और है, कौन सी? ये वाली। अब स्ट्रिंग टू के लिए चीजें लिखते हैं। चलो, अब आते हैं हम स्ट्रिंग टू के ऊपर, ठीक है। एक मिनट, कलर चेंज कर लूं मैं। स्ट्रिंग टू के ऊपर फिर वही चीज, इसकी लेंथ देखो। इस लेंथ को मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो ये क्या होगी? सिंपली एक्स नॉट माइनस एक्स पी नहीं हो जाएगा? देखो ध्यान से, एक्स नॉट ये पूरा है और एक्स पी ये है। एक्स नॉट में से एक्स पी निकाल दूं तो यही लेंथ बचेगी। तो ये जो ये वाली लेंथ है, ये वाली, ये हो जाएगी तुम्हारी एक्स नॉट माइनस एक्स पी प्लस ये वाली लेंथ, है ना, ये वाली चाहिए। ये क्या होगी? ये एक्स बी माइनस एक्स पी नहीं हो जाएगी? देखो ध्यान से, ये वाली जो लेंथ है, ये एक्स बी माइनस एक्स पी हो जाएगी, ठीक है। एक्स बी माइनस एक्स पी, अगेन ये भी कांस्टेंट, ठीक है भाई। इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएट करोगे तो एक चीज समझना, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, ठीक है। एक्स नॉट माइनस एक्स पी, ये प्लस एक्स बी आ जाएगा, और ये माइनस एक्स पी मिलकर माइनस टू एक्स पी हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो देखो एक्स नॉट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक्स नॉट क्या है? ये एक फिक्स पॉइंट है, ये भी एक फिक्स पॉइंट है, इनके बीच की दूरी है। तो डी एक्स नॉट बाई डी टी क्या कुछ देगा? नहीं। तो डी एक्स नॉट बाई डी टी अगर मैं लिखूंगा तो ये सिंपली दे देगा जीरो, प्लस डी एक्स बी बाई डी टी आएगा। इसको पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव? इसको मैंने नीचे जाता हुआ माना है, या अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, तो फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है। कोई एक डायरेक्शन अपने को मानना होता है, अगर वो नेगेटिव आ गए तो मतलब हमने उल्टा माना है, वो तो सब समझते ही होगे। तो अभी जो हमने माना था उसके हिसाब से ये नीचे ही जा रहा था, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स बी तो पॉजिटिव ही रहेगा, डी एक्स बी बाई डी टी। तो यहाँ पे लिखूंगा डी एक्स बी बाई डी टी माइनस टू। अब एक्स पी क्या होगा भाई? एक्स पी भी नीचे ही जा रहा है ना, देखो ध्यान से। जब ये ऊपर जा रहा है, ये एक्स पुली भी नीचे जा रहा था, ब्लॉक भी नीचे जा रहा था, तो ये भी पॉजिटिव ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर खुद एक पहले से माइनस है, तो ये वो माइनस है, ठीक है। ये मत सोचना कि नेगेटिव ले लिया है, ठीक है। तो माइनस टू डी एक्स बी बाई, सॉरी, डी एक्स पी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि वी बी इक्वल टू टू वी पी। समझे? ये उधर जाएगा, तो ये एक्स पी है तो वी पी हो गया, ठीक है। यानी कि ए बी इक्वल टू टू ए पी। तो ये आ गया अपने पास बी का रिलेशन विद पुली। और यहाँ अपने पास ए बी का रिलेशन, सॉरी, ए पी का रिलेशन विद ए आया था। तो हमने देखा ए है वो ए पी के बराबर है, और ए बी है वो टू ए पी के बराबर है। इन दोनों से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो हमारा ए बी है वो सिंपली टू ए के बराबर है।
यानी कि बी का एक्सेलरेशन डबल द एक्सेलरेशन ऑफ ए है। तो देखो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, ये स्लैक वाला मेथड से जल्दी हो गया, बट ये कोई स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है। ये तुम जब डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आओगे ना तो तुम्हारा इसमें बैंड बच जाएगा करने से। असली अप्रोच यही है, इसको ध्यान रखो। शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो यार, जेई एडवांस में शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिंपल सीधा सा मेथड है कि स्ट्रिंग की रेंज कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, बस यही है। यही करना है अपने को। इस तरीके से तुम इस एग्जाम्पल पे अप्लाई कर सकते थे। अब तुम्हें एक एग्जाम्पल में और दिखाता हूँ, चलो। तो अब इस एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। पहले वही मेथड 1 से करते हैं, स्लैकिंग वाले से, ठीक है। चलो, तो उसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अगेन, अब हमें मानना पड़ेगा कोई एक नीचे जा रहा है, कोई एक ऊपर जा रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे जाता हुआ मान लेता हूँ पहली चीज, ठीक। अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये पुली ऊपर जा रहा होगा, और इसका मतलब ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। अब किसी एक को मानते हैं, ठीक है। अब अगर देखो तुम अगर इसको मानोगे ना कि ये कुछ एक्स नीचे गया, तो पुली एक्स जाएगा, और फिर उसके बाद तुम्हें इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। x/2 ऐसा कुछ आएगा, बट तुम्हारा मन है, मैं अभी ऐसा कुछ कह रहा, तुम्हारा मन, तुम कर करके सीखोगे ये चीज। मैं इसको ऊपर मान रहा हूँ, तुम इसको नीचे मान करके देखना, तो तुम्हें देखने को चीजें मिलेंगी, फ्रैक्शन में चीजें आ जाएंगी। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, सॉल्व उससे भी हो जाएगा, बट मैं इसको मान रहा हूँ, ठीक है। देखो, मैं मान रहा हूँ लेट से यहाँ से कुछ x दूरी ऊपर गया। अगर ये x गया, इसका मतलब ये पुली भी x गया होगा, ठीक है। पुली एक्स गया यानी कि पुली यहाँ कहीं आ गया एक्स पर, है ना। तो यहाँ से स्ट्रिंग कितनी फ्री हुई, ये इतनी, कितनी स्ट्रिंग फ्री हुई भाई, 2x। तो यहाँ से 2x स्ट्रिंग जो फ्री हुई वो क्या करेगी, अल्टीमेटली यहाँ से 2x फ्री करेगी और इसको 2x नीचे लटका देगी। तो ये 2x नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अपने को रिलेशन मिल गया कि अगर हमारा ये a और b की बात करें, a अगर x ऊपर गया है तो b 2x नीचे गया है। a अगर इसका एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी अगर v है, तो इसकी, या va बोल देता हूँ, तो इसकी 2va हो जाएगी। और इसकी अगर एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। सिंपल था, रिलेशन मिल गया अपने को, ठीक है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया मेथड है, इससे तुम जरा वो वाला क्वेश्चन करके देखना जो हमने स्टार्टिंग में लिया है। फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये अच्छा है, कि जो हम स्टैंडर्ड अप्रोच से कर रहे हैं वो अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने तुम्हें बोला जैसा कि तुम इसको मान लेते कि ना एक्स नीचे गया है, तो तुम बोलते ये एक्स नीचे गया है। तो ये एक्स नीचे गया है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग एक्स नीचे गई है, ऊपर गया है। और यहाँ से एक्स, तो इसका मतलब ये कितना ऊपर उठा, ये x/2 ऊपर उठा है, फिर तुम ऐसा बोलते। फिर ये x/2 चलता, तो यानी कि अगर ये x मानते तो ये x/2 आ जाता, आता वही चीज, बस फ्रैक्शन में चीज आ जाती। इसलिए बेटर ये है कि ये कर लो, क्योंकि जो मूवेबल पुली से ब्लॉक अटैच है ना, उसकी बात कर लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, उसके हिसाब से। या सिंपली मतलब वो भी करते तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हें ये ऑब्जर्व हो जाता है कि किससे जो है फ्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हो, तो वो कर लो, ठीक है। बट ये मेथड तो मैं तुम्हें रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा तुम्हें यूज करना चाहिए। मैं तो भूल भी गया था, मैं तो तुम्हें पढ़ाने के लिए दोबारा से इस चीज को डाल दिया, वरना मैं कभी भी इसको यूज ही नहीं करता था। इजी से इजी क्वेश्चन में भी इसको नहीं यूज करता था, हमेशा वो स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है। अब उसमें दिखाता हूँ हमने क्या किया था उसमें। वैसे तुम इसको पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना, मेरे ख्याल से अब हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो फिर मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। फिर एक फिक्स पुली पे बैठ गए, ठीक है, ये रहा अपना फिक्स पुली। यहाँ बैठ गए, सारे पॉइंट्स को नाम दे दो। इसको नाम दिया एक्स बी, क्योंकि ये बी का है, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया एक्स पी, ठीक है। और इसको मैंने नाम दिया एक्स ए। और कोई पॉइंट बच रहा है क्या, नहीं ना। चलो अब लिखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्ट्रिंग 1 के लिए। स्ट्रिंग 1 कौन सी लें, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी भाई, ये होगी पूरी एक्स ए माइनस एक्स पी। एक मिनट, क्या हो गया, हाँ, ये लेंथ होगी एक्स ए माइनस एक्स पी, सॉरी सॉरी, एक्स पी होगी, नहीं तो ठीक है, ये तो लेंथ एक्स पी होगी, ठीक है, ये एक्स पी होगी, और ये भी एक्स पी होगी, ठीक है। चलो, अच्छा पूरी स्ट्रिंग लेनी थी, सॉरी, 21। ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ से शुरू होके ये ऐसे घूम के, ये ऐसे घूम के यहाँ तक जा रही है, ठीक है। ये है स्ट्रिंग 1, ध्यान से देखो, आधी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये लेंथ होगी एक्स पी, ठीक है। बेसिकली यहाँ से ले लो, ये एक्स्ट्रा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स पी, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, एक्स बी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2xp प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर से देखो, एक्स पी, एक्स पी, और ये एक्स बी, तो x2xp प्लस एक्स बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ हो गई। चलो, डिफरेंशिएट करते हैं। अब हमने माना ये नीचे जा रहा है, ठीक है, ये नीचे जा रहा है, यानी कि एक्स भी तो पॉजिटिव होगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा डी एक्स बी बाई डी टी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में। और एक्स पी वाले का क्या करें, ध्यान से देखो, पुली तो ऊपर जा रहा है ना, ध्यान से देखो, अगर ये नीचे जाएगा तो पुली तो ऊपर ही जाएगा ना। तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा, -2x डी एक्स पी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि वीपी बराबर, सॉरी, 2vp बराबर वीबी है, यानी कि ए बी बराबर 2ap है। तो ये अपने पास एक इक्वेशन आ गया। अब इसकी बात कर लो भाई, इसकी बात, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर इसका एक्सेलरेशन
क्या कहते हैं ए है, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए ही होगा, क्योंकि ये अगर एक्स जाएगा तो ये भी एक्स जाएगा, वही चीज़ तो लिखी है। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ए पी बराबर ए है, जो पुली का एक्सेलरेशन वही है इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि डायरेक्टली अटैच देना है, ये देखो। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ए बी अगेन बराबर आ जाएगा 2 ए के, जो हमने यहाँ पर भी देखा था पुराने मेथड से। तो बस इसी तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। अब एक प्रॉब्लम में इसको अप्लाई करके देखते हैं, और फिर फाइनली अपनी वाली प्रॉब्लम पर आएंगे, जो हमने इनिशियली ली थी इस वीडियो के लिए। तो देख सकते हो, तुम्हें अब इस कॉन्सेप्ट की पूरी तरीके से फील आ गई होगी कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिकली केवल फॉर्मूले रटने से या एक आध शॉर्टकट सीखने से काम नहीं बनता यार। फिजिक्स में अगर तुम्हें अच्छे से प्रॉब्लम्स करनी होगी, मैक्सिमम बच्चों की क्वेरीज यही होती है कि भाई हमने पूरे लेक्चर्स कर लिए, सब कर लिया, बट हमारे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि तुम्हें अप्रोच नहीं बनी होती। तो वो अप्रोच बनाने का काम मेरा है, और मैंने इसीलिए ये फिजिक्स सॉर्टेड सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को इजीली समझेंगे, पूरा उसको बेसिक से लेके अच्छे से समझेंगे, उसका पूरा फील लेंगे, और उसके बाद उसके टफ क्वेश्चंस में कैसे उसको अप्रोच किया जाता है वो देखेंगे। तो अगला वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए, ये तुम जरूर कमेंट कर देना। बाकी मेरा प्लान तो ऐसा है कि 11th के लिए भी जो अगला वीडियो आने वाला है वो डबल ब्लॉक सिस्टम पर आएगा। अगर तुम्हें वेज कंस्ट्रेंट पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, क्योंकि अभी मेरा उसका प्लान नहीं है, बट अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा अच्छा तो वेज कंस्ट्रेंट पे भी वीडियो बना देंगे। और इसके पैरेलली 12th में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चालू किया है, तो उसका भी पहला वीडियो आने वाला है, वो आएगा मोशनल ईएमएफ के ऊपर। और उसमें भी तुम्हें आगे कौन कौन से वीडियोस चाहिए वो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उस हिसाब से बना दूंगा। इसमें कोई ऐसा क्रोनोलॉजी का इशू नहीं है, जिस टॉपिक पर तुम बोलोगे उस पर वीडियो आ जाएगी। तो पहले एक इजी प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखते हैं, फिर हम अपनी प्रॉब्लम पर आएंगे, ठीक है। तो ये रही, इसको देख सकते हो। खैर ये भी शायद इरोडोव की प्रॉब्लम है, बट उससे ईजी है, ठीक है, क्योंकि वो तो बेंचमार्क है, और वो कर लिया तो तुम एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन आराम से ही कर लोगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। चलो, अब पुली रोप मास अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m1 व्हेन द masses आर सेट फ्री टू मूव, अज्यूम दैट द पुली एंड रोप्स आर आइडियल, ठीक है। तो m1 का एक्सेलरेशन अपने को बेसिकली बताना है। चलो भाई, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में पहले तो फिगर मैं नीचे ले लेता हूँ, तुम्हें तो रीड्रॉ करना पड़ेगा। मैं नीचे बना लेता हूँ कॉपी करके नए पेज पे। चलो, अब समझते हैं इसको। अपने को a1 बताना है, एक एक्सेलरेशन, तो हम वही करेंगे। पहले तो फोर्सेस, पहले तो इसकी एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से बनेगा अपना m3g, फोर्सेस में सारी रेड से दिखा रहा हूँ। इधर आएगा, लेट से मैं टेंशन को बोलता हूँ T1। अब अगर रोप्स वोप्स आइडियल है तो यहाँ पर भी T1, यहाँ पर भी T1, तो इस ब्लॉक पर भी T1 लगेगा, ठीक है। और इस पर एक और फोर्स लगेगा, क्या, m2g। और इस वाले की बात करूँ तो इस पर टेंशन अलग होगा, लेट से कुछ T2 बोल देता हूँ मैं, है ना। तो यही T2 यहाँ पर भी होगा, और ये यहाँ पर लग जाएगा m1g, ठीक है। अब इन सबके एक्सेलरेशन अपने को कुछ मानने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि हम किसको ऊपर किसको नीचे भेज रहे हैं, है ना। चलो देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन मैं बोल देता हूँ a1, ठीक है। अब ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो गया ap, ठीक है, अच्छी बात है। अब इनमें से कोई एक नीचे जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ a2 नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेट से a3 फिर, ठीक है। तो ये हमने एक्सेलरेशन मान लिए। चलो, अब सारी इक्वेशंस लिखना चालू करते हैं। पहले एफबीडी के हिसाब से एक एक की लिखते हैं। m1 की इक्वेशन लिखते हैं। m1 की इक्वेशन बनेगी m1a1 इज इक्वल टू m1g माइनस T2, ठीक, इसकी इक्वेशन लिखिए। अब अपन आते हैं M2 पर, M2 की क्वेश्चन लिखते हैं। नीचे की तरफ ये भी जा रहा है, तो हम लिखेंगे M2A2 इज इक्वल टू M2G माइनस T1, ठीक है। सिमिलरली इसकी इक्वेशन लिखेंगे M3 की, तो M3 अब ऊपर जा रहा है, तो हम लिखेंगे M3A3 इज इक्वल टू T1 माइनस M3G। अब अपने पास आ गई तीन इक्वेशन, बट अननोन कितने हैं ध्यान से देखना, A1 A2 A3 T1 T2, तो 5 अननोन है। तो अपने को चाहिए कितनी इक्वेशन, और दो और इक्वेशन चाहिए। कहाँ से आएंगी भाई, दोनों स्ट्रिंग के लिए कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग वन, ठीक है। पहले तो अपने को अब कंस्ट्रेंट लिखना है, ठीक है। तो हम एक जगह पर बैठेंगे, लेट्स से हम यहाँ बैठ गए, ठीक है, ये है फिक्सफुली। इस डिस्टेंस को मैंने लिखा है x1, इसको मैं लिखूंगा xp, इसको मैं लिखूंगा x3, और इस वाले को मैं लिखूंगा x2, ठीक है। चलो हम लिखना चालू करते हैं, एक एक स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग वन की बात करते हैं। स्ट्रिंग वन कौन सी, ये वाली। चलो भाई, इसकी रेंज कितनी होगी, ये होगी x1 प्लस एक्सपी। तो हम लिखेंगे x1 प्लस एक्सपी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो x1 हमारा, क्योंकि ये नीचे जा रहा था हमारे assumption के हिसाब से, तो x1 पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है पुली, ठीक है। तो वही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कि v1 इक्वल टू vp, डिफरेंशिएट करके, और a1 इक्वल टू ap। चलो भाई, स्ट्रिंग टू पर आते हैं।
स्ट्रिंग टू कौन सी, ये वाली, तो इसकी लेंथ लिखते हैं। तो ये लेंथ कितनी होगी भाई, ये होगी ये वाली लेंथ टोटल कितनी है, x2 माइनस एक्सपी। अगर x2 में से xp निकाल दो तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। चलो, ये लेंथ लिखी पहले मैंने, x2 माइनस एक्सपी प्लस, अब ये लेंथ लिखनी है, ये कितनी होगी भाई, ये होगी x3 माइनस एक्सपी। x3 में से xp निकाल दो तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगी। क्लियर। तो ये हो जाएगी x3 माइनस एक्सपी, और इसको मैं कर दूंगा जीरो, सॉरी कांस्टेंट, है ना। अब मैं करूंगा डिफरेंशिएट। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं ऐसे लिख लेता हूँ x2 प्लस x3 माइनस टू एक्सपी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं सॉल्व। तो हम लिख सकते हैं ये x2, अब इसमें देखो कोई भी फिक्स नहीं है, ये भी मूवेबल है, ये भी मूवेबल है, ये भी मूवेबल है, तो कुछ भी जीरो नहीं होगा, बस अपने को अब डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। x2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो x2 को डिफरेंशिएट करेंगे v2, v2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो a2, अब मैं डायरेक्टली a2 लिख रहा हूँ, और ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि नीचे ही जा रहा है, तो मैं लिखूंगा a2 प्लस, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ, a3 माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि देखो a3 ये ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ठीक है, माइनस a3, और ये भी माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ आ रहा है ना। बट क्योंकि यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस टू ए पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। अब कंफ्यूज मत होना यहाँ तक। अब ए पी की जगह यहाँ पर ये ए वन कर लेते हैं, मैं लिख सकता हूँ ए टू माइनस ए थ्री प्लस टू ए वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक इक्वेशन अपने पास और आ गई ए वन ए टू ए थ्री के अंदर। चलो, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे तुम्हें बताना भूल गया पहले, और यहाँ पर मैंने अभी लिखा भी नहीं, मैं तो बता देता हूँ, अभी तुम कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये देखो हमने बोला था 5 अननोन है, 3 इक्वेशन ये हुई, एक इक्वेशन ही आई, तो एक इक्वेशन और कहाँ से लाएं भाई। तो वो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे लाओगे वो, ठीक है। वो ऐसे लाओगे कि ये जो हमने पुली देखा ना, ये वाला पुली, ठीक है, ये वाला पुली, इस पर फोकस करना। इसको मैं जरा नीचे बना लेता हूँ, ठीक है। ये वाला जो हमारा पुली था, इसमें इधर था टेंशन T1, इधर भी था टेंशन T1, और इधर ऊपर हमने माना था T2, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये देखो, ये ऊपर हमने माना है T2 स्ट्रिंग में, और ये T1, सॉरी, ये T1 है, ठीक है। तो इन T2 T1 में एक रिलेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये जो हमारा T2 है ना, ये सिंपली 2T1 होगा। यानी कि अगर ये T1 है, ये T1 है, तो ये T2 की बजाय इसको मैं 2T1 लिख सकता हूँ। अब तुम बोलोगे भैया ये कैसे कर दिया फोर्स बैलेंस, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। लेट से अभी तुम अगर इसको T2 मानते हो तो तुम ऐसा लिखोगे, इसके लिए मैं इक्वेशन लिखूँ, अगर इसकी एक्सेलरेशन मैंने AP मानी है, ठीक है, तो इसके लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ। तो मैं लिखूंगा 2T1, ऊपर की तरफ फोर्स हुई, 2T1 है, T2 ही लिखते हैं अभी, जनरल T2 मानी थी ना पहले। तो T2 माइनस 2T1 इज इक्वल टू, एक मिनट, इसका मास और इसका एक्सेलरेशन। बट ये तो आइडियल पुली है भाई, तो आइडियल पुली मतलब ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ से T2 बराबर 2T1 मिल जाएगा अपने को, सिंपल, क्लियर। तो T2 बराबर 2T1 हो गया, यही करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये T2 बराबर 2T1, और अब आगे से कर लेना, जब भी पुली में ऐसे टेंशन बने हो, यहाँ पर T हो, यहाँ पर T हो, तो ये इक्वेशन की बार बार T1 T2 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अपने आप यहाँ पर T2 की जगह 2T मान लेना, ठीक है। ये हर तरफ अगर पुली आइडियल है तो वैलिड होगा, क्योंकि तुम देख सकते हो मास ऑफ पुली जीरो हो जाएगा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो T2 इक्वल टू 2T1 हो जाएगा, ठीक। चलो, तो अपने पास अब चार इक्वेशन आ गई, पहले एक जगह लिखते हैं, ठीक है, ये वाली, ये तीनों मैं यहाँ से कॉपी ही कर लेता हूँ, मैं दोबारा ही क्या लिखूँ। तो तीन इक्वेशन अपने पास ये आई थी, ठीक है, और चौथी इक्वेशन अपने पास आ गई ये, एक मिनट, चलो। तो ये अपने पास आ गई चार इक्वेशन। अब अपने को इसमें से A1 निकालना है, तो अपने को क्या क्या एलिमिनेट कर देना है, A2 A3 और T2 T3 सब, सॉरी, A2 A3 और टेंशन तीनों हटा देना है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं अब एक काम करता हूँ, T2 की जगह 2T1 लिख देता हूँ, ठीक है, या 2T1, ठीक है, हाँ, या 2T लिख दूँ, ठीक है, T1 हटा ही देते हैं, 2T कर देते हैं। T1 को मैंने T कर दिया, तो T2 तुम्हारा सिंपली 2T हो गया, ठीक है, यही मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये इस तरीके की इक्वेशन बन गई। चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इन चारों को सॉल्व करके अपने को लाना है आंसर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है वो ये, कि इन दोनों की इक्वेशन से मैं पहले टी को एलिमिनेट करके एक A1 A2 में इक्वेशन लिख दूं, फिर इन दोनों इक्वेशंस को मैं एलिमिनेट, इसमें इन दोनों इक्वेशंस में टी एलिमिनेट करके A1 A3 में इक्वेशन लिख दूं। यहाँ से मैं A2 इन टर्म्स ऑफ A1 निकाल लूँ, यहाँ से मैं A3 इन टर्म्स ऑफ A1 निकालूं, और इसको मैं इस वाली इक्वेशन में आखिरी में पुट कर दूं, और मेरा आंसर आ जाए। तुम्हारे पास बेटर बेटर मेथड हो तो तुम वो कर सकते हो, ठीक है। चलो फिलहाल मैं अपने मेथड से जाता हूँ। तो यहाँ से मैं 2T लिखूंगा, ठीक है, पहली इक्वेशन नंबर 1 को लिख रहा हूँ मैं।
तो 2t की वैल्यू थी कितनी, m1 a1 माइनस m1 g। और इस इक्वेशन से मैं सेकंड इक्वेशन से टी की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो टी की वैल्यू हो जाएगी m2 a2 माइनस m2 g। ठीक है, चलो। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखना ध्यान से, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ m1 a1 माइनस m1 g, है ना, इज इक्वल टू m2 a2, सॉरी 2m2 a2, एक मिनट, 2 से मल्टीप्लाई करके चले देता हूँ, m2 a2 माइनस m2 g। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ध्यान से देखो, ये कैसे किया देख सकते हो। इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, एलएचएस कैंसिल आउट, आरएचएस में आएगा दिस माइनस दिस। तो दिस और ये जो माइनस वाली चीज है, इसको मैं एक तरफ दूसरी तरफ ले गया, तो ये इस तरीके से मैं लिख दिया। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलो, तो ये हो गया अपना एक इक्वेशन। सिमिलरली ये देखो, ये सिमिलर इक्वेशन तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये वाली इक्वेशन लिखते हैं फिर से वही, 2t इक्वल टू, एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं, 2t इक्वल टू m1 a1 माइनस m1 g, एंड t इक्वल टू, यहाँ से t लिखेंगे आप, m3 a3 प्लस m3 g। ध्यान से देखना, m3 a3 प्लस m3 g, अगेन वही, मल्टीप्लाई बाय 2 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अपने को क्या मिलेगा, एल एच एस जीरो, फिर मैं इधर से लिखूंगा m1 a1 माइनस m1 g बराबर 2m3 a3, ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस m3 g। ठीक है, चलो। यहाँ से मुझे a2 इन टर्म्स ऑफ a1 चाहिए, चलो a2 लिखते हैं यहाँ से वैल्यू। ठीक है, चलो भाई। तो a2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूंगा, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ से a2 की वैल्यू चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, m1 a1, है ना, इसको मैं उधर ले जाता हूँ वापस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m2g, है ना, प्लस में, तो माइनस m1 g प्लस 2m2g, एक मिनट, इज इक्वल टू 2m2 a2, है ना। बस सॉल्व हो गया अपना काम। अब यहाँ से मैं सीधा सीधा a2 लिखूंगा, देखना ध्यान से, a2 बराबर 2m2 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, m1/2m2 a1 माइनस m1/2m2g प्लस g। ये आ गई a2 की वैल्यू। ठीक है, अब इसके आगे तुम ऐसे ही a1 की वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद उस a2 a1 की वैल्यू को यहाँ पे रख देना, तो तुम्हें कुछ पूरी इक्वेशन मिलेगी a1 और g के टर्म में, तो वहां से तुम a1 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, मैं अभी पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसके आगे तुम कर लेना। ठीक है, क्योंकि फिर लेंदी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ, a1 इक्वल टू जी बराबर, सॉरी जी इंटू 4m2m3 माइनस, यार क्या हो रहा है, माइनस m1 m2 प्लस m1 m3 अपॉन m1 m3 प्लस m1 m2 प्लस 4m2m3 प्लस m1 m2 प्लस 4m2m3। तो इसके सवाल इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। आई थिंक इसके आगे तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हो तो तुम कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, असल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन दे दूंगा, अगर तुम्हें डाउट होगा एक भी बच्चे को तो। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कुछ बचता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यार अब आते हैं अपने उस सवाल पर जिससे हमने ये वीडियो स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो ये रहा। अब तुम्हें ये सिस्टम जिसकी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बात करी थी कि एक सिस्टम प्रॉपर समझना पड़ेगा, वो तुमने अब समझ लिया है, सिस्टम तुम्हारा बन चुका है। अब तुम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। पुलिस शोन इन द सिस्टम आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, थ्रेड्स आर इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, वही आइडियल केस। द मासेस ऑफ ब्लॉक्स एबीसी आर m1 का 2 kg, m2 का 4 kg, m3 का 2.75 kg। यहाँ पे वैल्यूज दे दी और आसान कर दिया है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, तो ए बी ए सी सब बताना है। चलो भाई, आसान सही है, अब तो क्या ही है। चलो, फिगर नीचे ले लेते हैं। चलो भाई, है ना। अब कुछ कुछ मानते हैं पहले। ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो ये नीचे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन मैंने बोल दिया ac, ये नीचे जा रहा है। ये नीचे जा रहा है, तो ये पुली ऊपर जा रहा होगा, ए पी एफ, ऐसा बोल देता हूँ, ए पुली एफ, ऐसा पी एफ।
ठीक है, ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला पुली भी ऊपर ही जा रहा होगा, ए पुली ई। ये ऊपर जा रहा है तो ये बी भी ऊपर जा रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया ए बी। और अगर ये ऊपर जा रहा है, ये सब कुछ ऊपर जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग स्लैक हो रही होगी, है ना। तो ये तो नीचे जा रहा होगा भाई, फॉर श्योर, है ना। इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया ए ए। चलो, तो अब हम इक्वेशंस लिखते हैं। पहले तो फोर्स इक्वेशंस लिख ली जाए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इसका मास इंटू सी। इसका मास कितना था भाई, एम ए एम बी एम सी पहले तो लिख लेते हैं। हाँ, M1 M2 M3 वही है ना। एम ए 2 किलो, ये 4 किलो, ये 2.75 किलो, तो एम ए है 2 किलो, एम बी है 4 किलो, और थर्ड सी का मास है अपना 2.75 किलो। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया भाई। तो ये हो जाएगा इसका मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि 2.75 G लिख दूँ सीधे सीधे। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चल। और इधर मैं टेंशन बोलता हूँ, लेट्स से टी। अच्छी बात है भाई। हम्म तो ये टी है, तो यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, ये दोनों टी टी हैं। तो ये सिंपली तुम्हारा टू टी हो जाएगा, ये टू टी हो जाएगा, तो ये भी टू टी हो जाएगा, तो ये भी टू टी हो जाएगा, है ना। और ये दोनों टू टी हैं, तो ये हो जाएगा 4T, है ना। बराबर करना है, ये हो जाएगा 4T, है ना। और ये टू टी है, तो ये भी टू टी है, ये भी टू टी है, तो ये भी टू टी है ना। चलो, सारे टेंशन भी लिख दिए। और इस पर बी वाले पर और क्या लगेगा, इसका मास इंटू जी। इसका मास कितना है 4, तो 4G। और इस पर भी mg लगेगा, कितना 2G। ठीक है, अब सबकी इक्वेशन लिखते हैं। पहले ए की बात करेंगे, है ना। ए की इक्वेशन होगी सिंपली, इसका एक्सेलरेशन नीचे है, तो 2a क्योंकि इसका मास 2 है, इज इक्वल टू 2G - 2T, है ना। यानी कि यहाँ से लिख सकता हूँ मैं सिंपली ए इज इक्वल टू G - T। सिंपल। बी की बात करेंगे, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, तो मैं लिखूंगा 4ab इज इक्वल टू 4T - 4G। यानी कि ए बी की वैल्यू सिंपली आ जाएगी T - G। ए की G - T लिखी है मैंने। ठीक है, सी की वैल्यू लिखेंगे। सी के लिए नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो मैं लिखूंगा 2.75 AC इज इक्वल टू 2.75G - T। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन और आ गई। अब चौथी इक्वेशन कहाँ से लाएं भाई, कंस्ट्रेंट, क्योंकि देखो ए बी ए सी और टेंशन। कंस्ट्रेंट की बात करते हैं अब, है ना, जिसके लिए अपना सवाल है ये। तो अब ये दोनों पुली सेम जगह पर फिक्स्ड है। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं। कलर दूसरा लेता हूँ, ये ग्रीन से दिक्कत हो जाएगी, ये पिंक ले लेते हैं। यहाँ पर अपन ने कर ली चीज फिक्स। इसको मैं बोलूंगा एक्स ए। ठीक, इसको मैं बोलूंगा एक्स पी ई। फिर अगला आएगा एक्स बी, ये वाला। फिर ये वाला आएगा एक्स पी एफ, है ना। और फिर ये वाला आएगा एक्स सी। तो पांचों का मैंने अब लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड सा अजीब सा हो रहा है। क्या कर सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ, ये फिगर दूसरा ले लेता हूँ ना, फोर्थ वाले के साथ थोड़ा सा मिक्स आउट हो जा रहा है, तो दिक्कत आ रही है। ये वाला हटा देते हैं, नीचे दूसरे फिगर बना लेता हूँ, है ना। वरना तुम्हें ही दिक्कत आएगी समझने में। चलो, नीचे एक और फिगर ले लेते हैं कंस्ट्रेंट के लिए। ये रहा। इसका कलर एक काम करते हैं, थोड़ा डार्क कर देते हैं, ताकि तुम्हें, हाँ, इसका कलर पिंक कर देते हैं। अब देखो, लेट से मैं यहाँ बैठा, ये दोनों सेम लेवल पर हैं। ठीक है, इस वाले डिस्टेंस को मैंने बोला कितना, एक्स ए। इसको मैंने बोला, लेट से एक्स पी ई, एक्स पुली ई। ठीक है, इसको मैंने बोला एक्स पुली एफ। इसको मैंने बोला एक्स बी, और इसको मैंने बोला एक्स सी। ठीक है, अब मैंने सारे लिख दिए हैं। चलो, स्ट्रिंग कितनी दिख रही है भाई, एक स्ट्रिंग, और ये दूसरी स्ट्रिंग। तो पहले स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं, लंबी वाली। चलो, स्ट्रिंग वन के लिए लिखते हैं। लेंथ हो जाएगी इसकी एक्स ए प्लस एक्स पी ई, प्लस एक्स पी ई माइनस एक्स पी एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखना ध्यान से, एक्स ए, फिर ये हो गई एक्स पी ई, फिर ये होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, ये होगी एक्स पी ई माइनस एक्स पी एफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। टोटल स्ट्रिंग को मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स ए प्लस 2 XPE माइनस एक्स पी एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो एक्सेलरेशन का रिलेशन लिख देता हूँ, ए ए
प्लस 2 APE माइनस APF इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 2 कौन सी है भाई? ये वाली। चलो, इसकी लेंथ कितनी होगी? XPF और ये वाली कितनी है? XC। तो 2XPF प्लस XC, मैं लिख सकता हूँ 2XPF प्लस XC इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि वही। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ सही करी, ऊपर नीचे जो मानना था, यहाँ पर मैंने प्लस माइनस का ध्यान नहीं दिया। एक सेकंड, ये गड़बड़ कभी कभी हो जाती है, कॉमन मिस्टेक, ठीक है। तो मैंने इसको नीचे बोला था, तो ये ऊपर था, ये भी ऊपर था, ये भी ऊपर था, तो ये नीचे था। तो अपने नीचे की तरफ केवल थे ए मतलब जो पॉजिटिव लेने हैं, तो ये तो पॉजिटिव ही लेना था। पी ई अपने को नेगेटिव लेना था, मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया है, नेगेटिव ले लो। और पी एफ ये भी अपने को नेगेटिव लेना था, और यहाँ पर एक माइनस था ही, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरीके की इक्वेशन आनी थी, ठीक है। ये प्लस माइनस का ध्यान देना मैं भूल गया था। एक्स पी एफ प्लस एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। पी एफ को देखो, घट रहा है, चलो तो -2 APF। और सी को देखो, बढ़ रहा है, हाँ, प्लस ए सी इक्वल टू 0। यहाँ से ए सी की वैल्यू आएगी 2 APF, है ना। तो APF की जगह मैं AC/2 लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो अब मेरी इक्वेशन बनेगी AA माइनस 2 APE प्लस AC/2 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, APF को AC/2 लिखा है यहाँ से। पीई को बैठा देते हैं, जो पीई का एक्सेलरेशन होगा वही तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना APE इज इक्वल टू AB। सिंपल चीज़ है, या तो इसका कंस्टेंट बोल दो, वही बात है, ठीक है। तो इसको बोल सकता हूँ मैं AA माइनस 2 AB प्लस AC/2 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करने पूरी इक्वेशन को, मुझे मिल जाएगा 2AA माइनस 4AB प्लस AC इज इक्वल टू 0। चलो भाई, और बाकी अपने पास ये इक्वेशंस थी ही ऊपर, ये रही, है ना। चलो, तो AA AB AC, एक काम करता हूँ, सबकी वैल्यूज ही रख लेते हैं। AA की वैल्यू कितनी है भाई? G-T, यहाँ पे रखते हैं। तो 2 × G-T -4। AB की वैल्यू लिखते हैं T-G प्लस AC की वैल्यू कितनी है भाई? APF, सॉरी, AC की वैल्यू यहाँ पर अपने लिखी थी ना, यहाँ से लिख लेता हूँ। AC की वैल्यू हो जाएगी G अप G-T/2.75, यही बनेगी, डिवाइड कर दिया। G/T/2.75 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगी T की वैल्यू। पहले G के सारे टर्म्स एक साथ ले लो। 2G माइनस 4, सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्चुअली में। 2G माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4G प्लस G, तो 5 6 7G 2T। कुछ गड़बड़ कराया क्या? ये माइनस तो है, तो 2T -2T यहाँ से, -4T यहाँ से, तो -6T बन जाएगा ये। हाँ, और ये -T/2.75 इज इक्वल टू 0। चलो भाई, ये बनेगा। हाँ, 2.75 से मल्टीप्लाई कर दें क्या पूरी इक्वेशन को? एक बार चेक कर देते हैं। हम्म, एक काम करते हैं, चलो एक ही तरफ लेते हैं। तो पहले 6T प्लस, या एक काम करें, T कॉमन ले लें उधर ले जाके, तो बनेगा 6 प्लस 1/2.75 इज इक्वल टू 7G। ठीक, तो T की वैल्यू लिखेंगे, सॉरी, पहले अभी सॉल्व करते हैं और ये बनेगा 2.75 LCM। तो 2.75 इंटू 6, है ना, कर लेते हैं भाई। 2 × 6 12, 0.5 × 6 क्या कहते हैं, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 3, तो 15, और 0.25 × 6 16.5, आई थिंक 16.5 बनेगा। कर लेते हैं एक बार वैसे। 6 5 जो 7 से 42, 45 का 5 यहाँ 4 6 12 16, हाँ 16.5 ही तो बन रहा है, ठीक है। तो 16.5 बनेगा ये, प्लस 1। तो टी की वैल्यू इक्वल टू 7G, तो टी की वैल्यू आएगी 7 × 2.75, एक मिनट, 2.75
अपॉन 17.5 जी। तो पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। अब इसको सॉल्व करो। तो 5 से काटते हैं, या 25 से काट दें क्या? 25 से कट जाएगा, 25 बन जाए 25, फिर ये बनेगा 25 बन जाए 25। क्यों? 25 ठीक है, ये बन जाएगा। और 25 7, ये 70, ये बनेगा 10 से, ये बन जाएगा 11 G/10। ये आएगी टेंशन की वैल्यू। अब ए लिखते हैं। ए कितना था भाई तुम्हारा? G - T। G - T यानी कि G - 11 G/10, तो इसकी वैल्यू आएगी -G/10। तो बेसिकली ये आएगा, बेसिकली हमने माना किधर था? हमने माना था नीचे, तो ये आएगा ऊपर की तरफ G/10। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू आई G/10 ऊपर की तरफ। ठीक है। चलो ए बी की वैल्यू लिखते हैं। G/10 क्या? बेसिकली अगर 10 G को 10 मान लो, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है। इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी की वैल्यू क्या थी? यहाँ से देखो, T - G, है ना? T - G, तो ये हो जाएगा सिंपली वही 11 G/10 -G/10। ये हो जाएगा सिंपली G। और हाँ ठीक है, G, इसके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए सी की वैल्यू क्या आएगी? है, सही तो किया है ना? ए बी की वैल्यू G - T ही तो था। ये G - T, ये T - G। 11 G/10 -G/10। अरे सॉरी, कुछ गड़बड़, हाँ G/10 क्यों कर दिया यार? तो ये आईपैड इतना अटक रहा है ना। हाँ, ये हो जाएगा सिंपली 11 G/10 -G = G/10, ये बनेगा। तो यानी कि ये भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये पॉजिटिव ही बना है, यानी कि जो डायरेक्शन हमने मानी थी वो सही है। तो हमने डायरेक्शन किधर मानी थी भाई? बी की। देख लो, ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ ही है। ओके। एसी, एसी की वैल्यू कितनी थी भाई? यहाँ से देखो, ए सी की वैल्यू थी G - T/2.75। G - T/2.75, यानी कि G - 11 G/10 इंटू 275 इंटू 100। ठीक है, 2.75 वही लिखा है। तो 10 10 जा 100, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 11 5 ये किया, तो ये आ जाएगा सिंपली। हाँ, सही किया है ना? तो G - 2G/5, यानी कि 3G/5, यानी कि 30/5, G को 10 मान लिया, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा ये। डायरेक्शन पॉजिटिव आई है, मतलब जो मानी थी वो सही है। सी की हमने किधर मानी थी? नीचे मानी थी, तो ये नीचे की तरफ है। ठीक है, ये ध्यान रखना डायरेक्शन में। तो तीनों एक्सेलरेशन अपन ने बता दिया, यही इसमें पूछा था। तो देख सकते हो यार, जो सवाल थोड़ी देर पहले बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, बड़े आराम से हो गया। हाँ, थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि देखो जेई एडवांस के सवाल ऐसे तो नहीं होंगे जेई मेन की तरह हलवा एकदम की तुरंत तुरंत हो गए। बट हाँ, अगर सही अप्रोच से जाओगे तो, और पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे, तो आंसर जरूर आएगा और तुम इजीली कर लोगे। और इस चैनल पे मेरा एम यही है, इस सीरीज के थ्रू तुम्हें एक एवरेज स्टूडेंट से एक आईआईटीएन बनाना। फिजिक्स में आंसर से ज्यादा जरूरी है आंसर तक पहुंचने के सही रास्ते को समझना। और इस चैनल पर हम इस सीरीज के थ्रू इसी रास्ते को और आसान बना रहे हैं। अगर तुम्हें ये सिस्टमैटिक अप्रोच पसंद आई और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना यार। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो को फुल डेडिकेशन से शुरू से एंड तक देखा है, तो अब आज के बाद तुम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के किसी भी प्रॉब्लम में डरोगे नहीं और इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आगे आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे मिस आउट ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।